तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात का चैप्टर पार्ट नंबर 4 है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। ठीक है, कि पहले क्या है, बम्बई और दक्कन। दक्कन का मतलब होता है भारत का दक्षिणी इलाका। क्या होता है? भारत का दक्षिणी इलाका। सपोज करिए अपना प्यारा भारत है, ये क्या है? प्यारा भारत। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, नीचे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दक्कन। क्या होता है? दक्कन। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। दक्षिण भारत को ही क्या बोला जाता है? दक्कन बोला जाता है। और आपने पढ़ा होगा दक्कन का पठार, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो दक्कन का मतलब क्या है? भारत का दक्षिणी इलाका, उसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन बोलते हैं। ठीक है, अब जो बम्बई है ना, दक्कन में तो आता है, यानी दक्षिण में तो है ही है। उसके बाद ये क्या है, भारत के पश्चिम प्रांत में भी है, मतलब पश्चिम वाले हिस्से में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन है? बम्बई है। कौन है? बम्बई। जो बम्बई आज देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज ये बहुत छोटा हो चुका है। क्योंकि जो गुजरात राज्य है 1960 के अंदर गुजरात था, वो महाराष्ट्र से अलग होकर एक राज्य बना। तो बम्बई का मतलब है गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर क्या बनता है? बम्बई बनता है। और दक्कन मतलब दक्षिण वाला हिस्सा। फिर आता है लेखा बही, जला देना। बही क्या होता है? डायरी। क्या होता है? डायरी। अब सपोज करिए मेरे पास 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 20। किसी से मान लो 200 लेना है, किसी से 100 रुपये लेना है, किसी से 50 रुपये लेना है, किसी से 500 लेना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि मैं 2-3 बच्चों को जान सकूं कि मुझे इससे इतने इतने रुपए लेने हैं। क्या मैं 20 बच्चों को याद कर पाता हूं? नहीं। तो मैं एक डायरी में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? एक डायरी के अंदर लिखूंगा। अगर मान लो उस बही को, मतलब जो डायरी है, खो गया, या किसी ने जला दिया, या किसी ने फाड़ दिया, क्या मैं उनसे पैसे ले पाऊंगा? तो नहीं ले पाऊंगा। साहूकारों ने किसको पैसे दिए थे? किसानों को पैसे दिए थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के जो जो अपना बही था, मतलब डायरी था, उसको इन्होंने जला दिया। अब के जो साहूकार थे उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ये घटना सबसे कहाँ पहले घटी? पूना के अंदर। पूना के अंदर एक जगह है सूपा। क्या है? सूपा के अंदर ये सबसे पहले घटना घटती, यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसका जो फैलाव है वो पूना से लेके अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर, यानी मुंबई से ये पूना तक, ये मतलब अहमदाबाद से पूना तक ये घटना फैल जाती है। घटना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सूपा से। सूपा कहाँ पर है? पूना के अंदर है। जो किसान थे ना, वो साहूकारों के खिलाफ थे। जो किसान थे साहूकारों के खिलाफ थे। किस लिए खिलाफ थे? मतलब उनके साथ इन्होंने बुरा किया था। टैक्स तो ये नहीं लेते थे, कर्ज जो था ना वो बढ़ा दिए थे, कर्ज का रेट बढ़ा दिया था। जो ब्याज लेते थे काफ़ी ज़्यादा लेते थे। इनकी संपत्ति को हड़प लेना, जमीन को हड़प लेना, साहूकार इस प्रकार के काम करते थे। किसानों ने भी सोचा कि बदला लेकर मिलेगा तो हम लेंगे, है ना, सबका बदला लेगा तेरा फैसला, है ना। तो किसानों को ये बात पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया, जो बही खाता था उसको उन्होंने जला दिया। रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरा था, साहूकारों को पकड़ के इन्होंने पीटा। क्या किया? साहूकारों को किसानों ने पकड़ के पीटा। दूसरा था लूटना, उनके सामान वगैरह लूट लिए, गोदाम लूट लिए। किन्होंने? किसानों ने लूट लिए। साहूकारों के खिलाफ किस लिए होते? इन्होंने साहूकारों ने इनसे काफी ब्याज लिया था, इनके जमीन को हड़प लेना, इस प्रकार के इन्होंने काम किए थे। तो इन्होंने बदला लिया। किन्होंने? किसानों ने। किस प्रकार? उनकी बही खाता जला देना, उनको मारना, पीटना, लूटना, ये सब। अब ऋण पत्र क्यों जलाए थे? मैंने बता दिया कि ताकि रिकॉर्ड ही खत्म रहे, यानी रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर आता है डेविड रिकार्डो। कौन है? डेविड रिकार्डो है। डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट था, मतलब अर्थशास्त्री था। और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। इसने प्रिंसिपल दिया था, साहब जो आप टैक्स ले रहे हो ना, वो प्रचलित कीमत पे लीजिए। किस पे लीजिए? प्रचलित कीमत के औसत पे लीजिए। मैं समझाता हूँ क्या होता है। औसत पे लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सरकार कहती है कि भाई हम 100 रुपये पे टैक्स लेंगे। किस पे लेंगे? 100 रुपये पे टैक्स लेंगे। अगर आज 100 रुपये पे टैक्स लगाए तो बहुत ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा बनेगा। 100 रुपये बोलेगा हम 10% लेते हैं, तो ये हो गया प्रचलित बाजार कीमत। मान लो किसी भी चीज़ की कीमत है 100 रुपये, उसके साथ सरकार कहती है कि हम बाजार के मूल्य के हिसाब से आप पर टैक्स लगाएंगे, उसको बोलते हैं बाजार कीमत पर टैक्स लगाना। तो इसने कहा था कि जो आपका जो टैक्स लगेगा किसानों पे, वो किस पे लगेगा? बाजार कीमत पे लगेगा, यानी प्रचलित मूल्य पर लगेगा। अगर ये लगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे? जो जमींदार होंगे, अपने जमींदार जमीन जो है किसको क्या दे देंगे? पट्टे पर दे देंगे, यानी लोग दूसरों को दे देंगे भाई खेती बाड़ी करने के लिए। यानी कि आप क्या करते रहो, समय समय से आप मतलब कि टैक्स रेट बढ़ाते रहो। किसने कहा? डेविड रिकार्डो। ये क्या था? एक इकोनॉमिक्स था, मतलब अर्थशास्त्री था। अगला आता है फिर रैयत वाली प्रथा की शुरुआत। पहले हमने देखा था जमींदारी प्रथा कब स्टार्ट हुई? 1793 के अंदर। किसने करी थी? चार्ल्स कर्नवालिस ने काम किया था। उसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कहाँ पर? अपना बंगाल के अंदर। फिर आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ना दक्कन में लागू किया कि आपका मद्रास, चेन्नई की तरफ इसको लागू किया
गया। और रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें किसानों के साथ इन्होंने समझौता किया, ठीक है। समझौता किससे किया? किसानों से। इन्होंने बोला कि भाई हम जो जमींदार है ना उनको बीच से हटाते हैं, सीधे आपसे लेन देन रहेगी। किसमें? किसानों से, ठीक है। लेकिन इसका भी ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि जो प्रारंभिक मांगे थी इसमें भी जो टैक्स का रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और जो भूमि की पैमाइश की गई थी, मतलब उसको नापा जोखा गया था, वो भी सही नहीं था, ठीक है। तो ये थी इसकी बातें। फिर आता है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। किसान कर्ज में क्यों पड़ गया? किसान कर्ज में क्यों पड़ गया? तो जब किसान जब कर्ज में पड़ा तो उसने गांव छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जमीन का बंजर होना, जब जाहिर बात है कि खेती करने वाला किसान ही नहीं रहेगा तो क्या हम करेंगे? जमीन बंजर हो जाएगा, लोग गांव छोड़ देंगे। मांग कम थी वहाँ पे, अकाल ज़्यादा पड़ रहे थे, पशुधन कम हो रहा था, जीवन स्तर काफ़ी नीचे था। जीवन स्तर मतलब कि रहने की कंडीशन क्या थी। फिर आता है बकाया काफ़ी बढ़ गया। तो किसानों की प्रकृतियाँ थी। अब किसान बेचारे कर्ज जाल में क्यों फंसे? तो उनकी बेटी और जो घर के जो लोग होते हैं उनके शादी वगैरह करने के लिए पैसे नहीं होते थे, खेती बाड़ी करने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो क्या करते थे? इसके लिए कर्ज लेते थे। जब आप कर्ज ले लोगे और ये सब होगा आपके साथ तो क्या होगा? कर्ज का एक जाल बन जाएगा। आपने पैसा लिया कर्ज चुकाने के लिए, फिर आप कर्ज में तो फंस जाओगे ना। इस प्रकार की चीजें किसके साथ चलती थी? किसानों के साथ चलती थी। फिर आता है कि जो अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेज कहते थे भैया हम पैसा लेंगे, आपके यहाँ कुछ भी हो लेकिन हम पैसा तो लेंगे। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए, सरकार को कमाई को क्या बोलते हैं? हम राजस्व बोलते हैं। तो ये टैक्स को बढ़ाने के लिए हर तरीके के उपाय लगाते थे, और अपने से बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार के मतलब कि क्रूर कदम उठाते थे कि किसानों को मारना पीटना, उनके पशुधन मवेशी को उठा के लेके चले जाना, अनाज को जब्त कर लेना। इस प्रकार के काम कौन करता था? अंग्रेज लोग करते थे। ऋण क्यों लेते थे? तो बीज के लिए लेते थे, पशुधन के लिए लेते थे। पशुधन मतलब मवेशी को खरीदने के लिए, शादी विवाह के लिए लेते थे, बच्चों की शादी वगैरह करने के लिए। तो ये लोग क्या करते? ऋण नहीं चुका, कई बार ना ब्याज भरने के लिए भी ब्याज लेते थे, यानी कर्जा भरने के लिए कर्जा भी लेते थे। कौन लोग? किसान लोग। तो इसीलिए वो कहाँ फंस जाते थे? ऋण जाल में फंस जाते थे। अब हम देखते हैं कि कपास में तेजी। कपास क्या होता है? एक कपड़ा बनाने वाला सूत होता है जिसको हम कपास कहते हैं, कॉटन कहते हैं। यहाँ पे कपड़े पे कॉटन लिखा होता है ना, वही वाले कॉटन है। ये भारत में अधिकतर उन राज्यों में होता है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, तो समस्या भी गुजरात और महाराष्ट्र की होगी, जाहिर सी बात है। तो कपास में तेजी आ गई, किसी चीज़ में डिमांड बढ़ जाना। जैसे कि कोविड-19 में किस चीज़ का डिमांड बढ़ गया था? तो मास्क का डिमांड बढ़ गया था, सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया था, है ना, एल्कोहल का डिमांड बढ़ गया था, बहुत सारी दवाइयों का डिमांड क्या किया गया था? बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पर है, इन सब चीज़ों का डिमांड धीरे धीरे कम हो गया। जैसे कि एक मास्क था N95 मास्क, N95 जो मास्क था उसकी कीमत 500 रुपये थी। कितने रुपए थी? 500 से ज़्यादा थी। लेकिन अब उस कीमत कितनी है? 100 रुपये है। यानी उसका डिमांड क्या हो गया है? कम हो गया है। लेकिन जब कपास में किसी चीज़ की तेजी आती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है कि लोग खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी ठंडी के दिन में एसी लगवाओगे, हो सकता है थोड़ा सस्ता लगे, क्या लगे? थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन गर्मी में लगवाओगे तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 1860 के अंदर ना ब्रिटेन के अंदर कपास आपूर्ति बना। क्या बना? कपास आपूर्ति, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। जो 1860 था उसमें 75% जो कपास था उसकी पूर्ति कहाँ से होती थी? तो आपके अमेरिका से होती थी। कहाँ पर? ब्रिटेन को मिलती थी कपास। कहाँ से? अमेरिका से 75% कपास मिलती थी। 1857 के अंदर कपास आपूर्ति संघ बना। आपूर्ति संघ मतलब सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि कपास के आपूर्ति पे नियंत्रण करती थी कि कपास अधिक से अधिक फैक्ट्रियों को जाए। फैक्ट्रियों को जब जाएगा तो आपके पास कपड़ा बनकर आएगा। 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। कब बनी? 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। जहां पर भी अधिक कपड़े का उत्पादन होता है उसको मैनचेस्टर बोल देते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका है, ठीक है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को हम कहते हैं। तो पता कर लेना कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का पता करना, ठीक है। आपको पता क्या करना है कि बिहार का मैनचेस्टर किधर है। वैसे ये गया के अंदर है, गया में कहाँ है पता करके रखना। फिर आता है लंकाशायर। लंकाशायर भी कहाँ पर है? आपका ब्रिटेन के अंदर है, जो कि कपड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर आता है 1861 के अंदर ना अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध ऐसे नहीं हो गया चलो भाई लड़ लेते हैं। लड़ाई इस बात को लेकर हुई कि क्या अमेरिका के अंदर दास प्रथा को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसी को लेकर के उत्तरी राज्य और उसके जो दक्षिणी राज्य थे आपस में क्या कर रहे? लड़ गए थे।
अब एक बात बताओ, जिस देश में लड़ाई होगी वहाँ पे उत्पादन किया जाएगा या लड़ाई किया जाएगा? जाहिर सी बात है लड़ाई किया जाएगा। जैसे मान लो अपने क्लास में लड़ाई हो जाए, पढ़ोगे कि लड़ाई करोगे? पहले सेक्शन बी वाले को या सेक्शन ए वाले को मारोगे, फिर से पढ़ाई करोगे ना। सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। तो जब वहाँ पे कपास के लिए, मतलब कपास नहीं, कि दास प्रथा खत्म किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए जब लड़ाई हुई तो जो कपास का प्रोडक्शन था वो कम हो गया। जब कम हो गया तो क्या हुआ, भारत को मौका मिल गया यार कि अपन क्या करेंगे, कपास का उत्पादन करेंगे। तो वहाँ पर ना एक गांठ जो बनती थी ना, एक बंडल जो बनता था, उसके अंदर 400 पाउंड होता था। कितने पाउंड? 400 पाउंड होता था। अब इसमें भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में कपास की उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगी। क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे बड़े बड़े मशीन लगी थी कपड़ा प्रोडक्शन करने के लिए। अब उनको क्या चाहिए? कच्चा माल, यानी कॉटन चाहिए ही चाहिए। अब क्या करेंगे? कॉटन अब जब अमेरिका से नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना, दूसरी दुकान तो हमें देखनी पड़ेगी। तो लोग भारत पहुंच गए। क्या पहुंच गया? भारत के भाई कैसे भी करके अपन को कपास चाहिए ताकि हम क्या करें, कपड़े का उत्पादन करें। फिर आता है ये लोग करते हैं अग्रिम राशि दे देना, एडवांस में पैसा दे दिए। जैसे मान लो कि मार्च में कपास कटेगा, मार्च के अंदर कपास कटेगा, ये लोग फरवरी में पैसा दे रहे हैं कि ये लोग जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन करो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पहले ही दे देना। अब देखो कैसे होता था, एक मान लो कंपनी है, जैसे मान लो एक कंपनी है, ये क्या करते थे, शहर वाले को देते थे पैसा, ठीक है, शहर से गाँव, ठीक है, गाँव वाले साहूकार को मिलता था, गाँव वाले से फिर किसान को मिलता था, ठीक है। तो ऐसे एक पूरा चैन बना हुआ होता था। जैसे कि भारत सरकार जब आपको पैसा भेजती है तो कैसे मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास जाता है वो, क्या बोलते हैं, राजधानी में, फिर वहाँ से जिला में जाता है, जिला से पंचायत में, फिर पंचायत से आपके ब्लॉक में जाता है, ठीक है, पंचायत से नहीं, ब्लॉक से पंचायत में जाता है, फिर आपके घर में पैसे या कोई सामान मिलता है। वैसे ही वहाँ पर भी साहू जो कंपनियाँ थी वो किसको पैसा दिया कि अपने जो शहर के अंदर जो साहूकार थे उनको, ठीक है, बड़े प्रोडक्शन को, फिर उसने अपने से छोटे, फिर अपने से छोटे, ऐसे कर करके आखिरी में किसके पास पहुँचा? किसानों के पास पहुँचा। फिर आता है इसका रिजल्ट क्या है, यानी भारत को क्या फायदे हुए? भारत को बहुत फायदे हुए। पहले बात तो जो क्या बोलते हैं इसको, रैयत थे, इनको अग्रिम राशि यानी एडवांस पैसे मिलना शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे दिवाली आती है, जो पेंट करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको एडवांस पेमेंट मिलता है कि नहीं? उनको पता है कि काम खूब चलेगा, दबा के चलेगा, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस पैसा उसको देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक समय बाद फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही किसानों को भी यहाँ पर क्या मिला? खूब एडवांस पैसा मिला। फिर आता है प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये दिया गया। कि किसान है, बोला खेती करते हैं, कितने एकड़ जमीन है? तो बोला कि 2 एकड़ जमीन है, तो उसको 200 रुपये। तेरा कितना है भाई? तो 1 एकड़ जमीन, तो 100 रुपये। तेरा कितना है? 10 एकड़ जमीन है, तो आपको 1000 रुपये ऐसे मिलते थे उस जमाने के अंदर। फिर 90% जो कपास की आपूर्ति कौन करने लगा? भारत करने लगा। किसको? ब्रिटेन को। क्योंकि जो अमेरिका था वहाँ पे क्या होने लगा था, वहाँ पे गृह युद्ध फैल गया, तो वो लोग कपास नहीं दे पा रहे थे। अब जो अमेरिका वाले थे वो ब्रिटेन को कितने % कपास भेजते थे? तो केवल 75% भेजते थे, यानी 3/4 भेजते थे। क्या भेजते थे? 3/4। इसका 100% निकालोगे, 4 से काट जाएगा 25, 25 तिहाई 75%, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। फिर आता है बड़े किसानों को इसमें अधिक लाभ हुआ, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ। जैसे मान लो मास्क बनाने की मैं बात कर रहा था, कोविड-19 के अंदर जो मास्क जो बना रहे थे, जो बड़े प्रोडक्शन करने वाले थे इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ, लेकिन जो छोटे वाले थे उनको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही छोटे किसान जो थे उनको ऋण आ गया। क्या आ गया? ऋण आ गया। ऋण मतलब वो फिर से कर्जे लेने लगे और ऋण के जाल में फंस गए। जब आप मान लो कि पैसा ले लिए किसी से, उसको देना भी तो पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ज जाल में आप आसानी से फंस जाओगे, उसको हम बोलते हैं ऋण जाल। फिर आता है ऋण का सूखता स्रोत। अब क्या है कि 1865 के अंदर अमेरिका के अंदर गृह युद्ध खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, और फिर से कपास की प्रोडक्शन करने लगे। जब आप कपास का प्रोडक्शन करने लगोगे तो इंडिया के कपास का डिमांड फिर से कम हो गया। तो देखते हैं क्या हुआ। 1865 के अंदर क्या हुआ? गृह युद्ध खत्म हो गया। फिर निर्यात में कमी आ गई, यानी भारत सरकार तो कहना सही नहीं है, जो भारतीय किसान का जो कपास होता था वो ब्रिटेन कम जाने लगा, क्योंकि भारतीय जो कपास है ना वो तुलनात्मक रूप से अमेरिका की कपास से थोड़ा सा उसकी क्वालिटी क्या है? कम है, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर किसानों को ऋण नहीं मिलना, किसानों को जो पहले मिल जाता ना एडवांस पैसा, अब वो मिलना बंद हो गया, किसान बेचारे त्राहिम त्राहिम हो गए, यानी परेशान हो गए। फिर आता है कपास की कीमत ना बहुत कम होता था, बहुत कम होने लगा। तब किसान को फायदा होगा। जैसे मान लो उसने कपास उगाने के लिए 100 रुपये लगाए और उसकी कीमत बाजार में 60 रुपये मिल रहा है। कितना रुपये मिल रहा है? 60 रुपये। तो कीमत कम हो गया तो किसान क्या होगा? बहुत परेशानी में चला जाएगा। और जब कीमत कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण जाल में फंसा रहेगा। अब 40 रुपये घाटा की पूर्ति कहाँ से करेगा? फिर आता है अग्रिम राशि बंद हो गई थी, राजस्व की मांग बढ़ गई थी। फिर आता है ऋणदाताओं को
के लिए कुछ नियम थे। जो ऋणदाता थे ना, पारंपरिक जो नियम थे, जो छोटे मजदूर वगैरह किसान कर्ज ले लेते हैं ना, तो बहुत सारे हिंदू धर्म में और लोगों के खुद के भी नियम होते हैं। उसमें नियम ऐसा था कि जो ऋणदाता है ना, क्या बोलते हैं, मूलधन से अधिक ब्याज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, मैंने आपसे कितने रुपए लिए, 1000 रुपये लिए, आप साहूकार हैं, ठीक है। अब इसका ब्याज है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि इसका डबल हो जाए, जैसे 1000 है ना, इसका ब्याज 1000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1200 अगर हो जाता है ब्याज, तो आपको 1200 नहीं मिलेगा, केवल 200 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता है, यानी जो ब्याज का राशि होगा वो मूलधन से अधिक नहीं होगा। यानी ऐसे नहीं कि 100 रुपये ले लिए 2000 ब्याज भर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। ठीक है, फिर आता है परिसीमन कानून। परिसीमन कानून का मतलब है किसी चीज को सीमांकन करना, लिमिटेड करना, ठीक है। ये कब बना, 1859 के अंदर। पेपर में आता है परिसीमन कानून कब बना, तो ये 3 वर्षों के लिए मान्य था। कितने वर्षों के लिए मान्य था, तो 3 वर्षों के लिए मान्य था। ये किसके किसके बीच में होता है, किसान और साहूकार, इसको हम ऋणदाता भी कहते हैं, जो ऋण देता है, ऋणदाता के बीच में हुआ था। ये लोग क्या करते थे कि जो अपना जो किसान होता था उसके साथ एक गलत अनुबंध कर लेते थे, किसान को पता नहीं होता था। अब जैसे बहुत सारे ना इंश्योरेंस कंपनियां होती है, तो आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, जब आप लेने जाते हो फिर इसमें आता है एक्सेप्शन होता है कि अगर आपको ऐसा होता है तो हम नहीं देते हैं ना। उसमें क्या होता है, अपवाद होते हैं, आपने देखा होगा ना, ये वाला T&C, यानी टर्म और कंडीशन बहुत सारे लगा देते हैं। फिर आता है जो ऋणदाता होते थे, ये लोग ना रसीद नहीं देते थे, रसीद नहीं रहेगा तो क्या करेगा किसान, है ना। फिर नकली आंकड़े, फिर आता है कीमत कम लगाना। उसके बाद क्या करते थे किसान, जैसे 3 वर्षों के लिए था ना, जैसे मान लीजिए एक किसान था, उसने एक ऋणदाता से 1000 रुपये लिए। कितने रुपए लिए, 1000 रुपये के लिए। अगर ऋणदाता 3 सालों के अंदर ये 1000 रुपये नहीं चुका पाता था, तो ये जो ऋण था ये माफ हो जाता था। क्या होता था, माफ, क्या होता था, माफ। लेकिन मान लीजिए किसान जो है वो भी मजबूरी में है, ऋणदाता अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहता है, तो क्या करेगा ऋणदाता, एक नया पर्ची बनाएगा। क्या करेगा, नया पर्ची। 3 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा, एक नया पर्ची बना देगा। वो 1000 रुपये का नहीं बनाएगा, 1000 रुपये तुम्हारा पुराना है, 200 रुपये और जोड़ देगा उस पर, कहेगा 1200 रुपये का नया पर्ची। अभी 1200 वाला कितने दिन तक चलेगा, टीवी 3 साल तक चलेगा। ऐसे कर करके पुराने वाले में नया वाला जोड़ देते थे, यानी किसानों को लूटते थे। यानी कहते थे कोई बात नहीं, पुराना वाला पैसा अपना कहाँ डाल दे, नए वाले उस पर पर्ची पे लिखवा ले, फिर 3 सालों के लिए वैलिड हो जाता था। धीरे धीरे ऐसे किसानों ने खूब किया। अंग्रेजों ने कुछ निर्देश दिए थे कि भाई किसानों के साथ मत लूटो यार, इतना तुम लोग बहुत परेशान करते हो। तो उन्होंने बोला कि शर्तें साफ लिखो, जो उसके अंदर टर्म और कंडीशन है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या कहना चाहते हो, और सुस्पष्ट होना चाहिए। उसके दोहरी मीनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ठीक है। जैसे कभी आप मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है ना, फिर जाओ मोबाइल का बैटरी चेंज करवाने, जो गारंटी में रहता है, वो कहते हैं कि भाई साहब आपने बैटरी फुल चार्ज नहीं की थी, ये था वो था, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी बातें लिख देते हैं। सरकार कहती है सुस्पष्ट होना चाहिए, बैटरी काम नहीं कर रहा तो आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो भारत सरकार भी ऐसे करती है। विधि के हिसाब से आपका अनुबंध होना चाहिए, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो विधि यानी कानून के हिसाब से हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने कौन कौन से निर्देश दिए परिसीमन कानून के अंदर, तो आपको याद रखना विधि के हिसाब से अंगूठा और उनके सिग्नेचर होने ही चाहिए थे। कहाँ पर, आपके जो अनुबंध पत्र था उसके अंदर। और अनुबंध पत्र कितने वर्षों के लिए वैलिड था, तो 3 वर्षों के लिए था। फिर आता है दक्कन आयोग, दक्कन दंगा आयोग। ये कब बना, 1878 के अंदर बना, और कहीं कहीं 79 भी मिलता है। इसने जांच किया किसान, साहूकार और गवाहों के मध्य जितनी भी चिट्ठियां थी, लोगों को पकड़ा था, गिरफ्तारियां हुई थी, इनसे बात करी। किसने, दक्कन दंगा आयोग ने। और इसने पाया कि जो किसान थे ना वो सही थे, किसान सही थे, और इनके साथ मजबूरियां हुई, बहुत सारी चीजें गलत हुई। इसने क्या बनाया कि जो साहूकार थे, साहूकारों को इसने गलत पाया और किसानों को सही पाया। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसका ना मैं कोई क्वेश्चन लेके आऊंगा, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके 4 पार्ट होंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये अपना जो पार्ट नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ।